कभी एक सपना देखा गया था कि भारत के प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज देश की शिक्षा का भविष्य संवारेंगे। लेकिन आज की हकीकत क्या है? आज यही संस्थान एक ऐसे संकट के मुहाने पर खड़े हैं जो भारत के पूरे हायर एजुकेशन सिस्टम की नींव हिला सकता है। तो आखिर हो क्या रहा है? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक नंबर देखते हैं, 72%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। एक रिपोर्ट का कहना है कि 2027 तक, सोचिए, सिर्फ कुछ ही सालों में भारत के 72% प्राइवेट कॉलेज बंद होने की कगान पर आ सकते हैं। मतलब हर 10 में से 7 से ज़्यादा कॉलेजों पर ताला लग सकता है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक अलार्म है, एक बहुत बड़ी चेतावनी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? ये कॉलेज खाली क्यों हो रहे हैं? छात्र जा कहाँ रहे हैं? इस पूरे विश्लेषण में हम इन्हीं सवालों की तह तक जाएंगे। तो जमीन पर यह संकट असल में दिखता कैसा है? आइए कुछ ऐसे परेशान करने वाले संकेतों पर नजर डालते हैं जो इस पूरी कहानी को बयां करते हैं। देखिए, ये समस्या किसी एक राज्य की नहीं है, ये पूरे देश में फैली हुई है। मध्य प्रदेश में कई टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स अपनी 10% क्षमता पर भी नहीं चल पा रहे। उड़ीसा का हाल तो और भी बुरा है, जहां कुछ कॉलेजों में 32 सीटों के लिए सिर्फ 4 या 5 छात्र हैं। और गुजरात में हजारों इंजीनियरिंग सीटें खाली पड़ी हैं। साफ है कि छात्र इन कॉलेजों से मुंह मोड़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये हाल सिर्फ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज का है, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी यही कहानी है। AICTE के आंकड़े देखिए, MTech जैसी डिग्री की 64% सीटें खाली रह गईं। और ये तब है जब सीटों की कुल संख्या पहले ही काफी कम कर दी गई थी। मतलब डिमांड हर लेवल पर घट रही है। तो सवाल फिर वही है, अगर छात्र इन कॉलेजों में नहीं हैं तो जा कहाँ रहे हैं? इसका एक बहुत बड़ा जवाब है, विदेश। इसे डिमांड लीकेज भी कहा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो परिवार खर्च उठा सकते हैं वो अपने बच्चों को भारतीय प्राइवेट कॉलेजों की बजाय विदेश भेजना बेहतर समझ रहे हैं। आज 13 लाख से ज्यादा भारतीय छात्र बाहर पढ़ रहे हैं और उनके साथ देश का अरबों रुपया भी बाहर जा रहा है। अब वजहें भी समझ लेते हैं जो बिल्कुल सीधी और साफ हैं। हमारे ज्यादातर कॉलेजों का सिलेबस इतना पुराना हो चुका है कि इंडस्ट्री की आज की जरूरतों से उसका कोई मेल ही नहीं है। नतीजा, डिग्री तो हाथ में आ जाती है पर नौकरी नहीं मिलती। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सिर्फ 43 से 55% ग्रेजुएट ही असल में नौकरी के काबिल हैं। और तो और 80% कॉलेजों के पास NAAC की मान्यता तक नहीं है। ये NAAC एक तरह से कॉलेजों का रिपोर्ट कार्ड होता है। अब जब रिपोर्ट कार्ड ही खराब हो तो कोई भरोसा कैसे करेगा? तो क्या ये सिर्फ कॉलेजों की नाकामी है या फिर इस समस्या की जड़ें सिस्टम में कहीं और ज्यादा गहरी हैं? चलिए अब इस खेल के रेफरी यानी रेगुलेटर की भूमिका को समझते हैं। 1956 से भारत में हायर एजुकेशन की कमांड रही है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी UGC के हाथ में। अब इनका काम दोहरा है। एक तरफ तो ये पढ़ाई के स्टैंडर्ड्स तय करते हैं और दूसरी तरफ यूनिवर्सिटीज को पैसा भी यही देते हैं। अब जरा सोचिए, एक ही संस्था रेफरी भी है और एक टीम की कोच भी। ये तो अजीब बात हो गई ना। यही वो मुश्किल है जिसमें UGC फंसा हुआ है। उसे क्वालिटी भी मेंटेन करनी है और उन्हीं को फंड भी देना है। एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस मुश्किल को सुलझाने के लिए सरकार ने UGC को हटाकर एक नई बॉडी बनाने का प्रस्ताव रखा है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी HECI। इसमें सबसे बड़ा बदलाव यह है कि HECI सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई लिखाई के स्टैंडर्ड्स पर ध्यान देगा और पैसा देने का काम वो सीधे मंत्रालय के हाथ में चला जाएगा। मकसद है कि रेफरी और कोच की भूमिका को अलग अलग कर दिया जाए। लेकिन कई आलोचकों को यह समाधान नहीं बल्कि एक और बड़ी समस्या लगती है। जैसा कि प्रोफेसर मधु प्रसाद कहती हैं, इस बदलाव का मतलब यह हो सकता है कि जहां पहले UGC सरकार को सलाह देती थी, अब सरकार सीधे HECI को हुक्म देगी। यानी स्वायत्तता बढ़ने के बजाय सरकारी दखलंदाजी और भी बढ़ सकती है। ये सारे जो बदलाव हैं ये एक बहुत बड़ी तस्वीर का हिस्सा हैं और वो तस्वीर है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। चलिए अब इस बड़े फ्रेमवर्क को समझते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 या NEP सरकार का एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी ब्लूप्रिंट है। इसका मकसद है स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक भारत के पूरे एजुकेशन सिस्टम को जड़ से बदलना। NEP के तहत 4 बड़े कदम प्रस्तावित हैं। पहला, HECI को अकेला सुपर रेगुलेटर बनाना। दूसरा, सभी छोटे बड़े कॉलेजों को मिलाकर बड़ी मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज बनाना। तीसरा, ये जो कॉलेजों का यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन वाला सिस्टम है उसे अगले 15 सालों में पूरी तरह खत्म करना। और चौथा, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को बढ़ावा देना और उन्हें डिग्री देने की ज्यादा आजादी देना। और बस यहीं से इन सुधारों के दिल में छिपा सबसे बड़ा टकराव सामने आता है।
ये टकराव है आज़ादी और नियंत्रण के बीच, यानी ऑटोनॉमी वर्सेस सेंट्रलाइजेशन की जंग। सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण की यह चिंता और भी बढ़ जाती है जब हम प्रस्तावित HECI बोर्ड की बनावट को देखते हैं। इसके ज्यादातर सदस्य सीधे सीधे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। तो ऐसे में सवाल उठता है कि ये कमीशन कितना स्वतंत्र और निष्पक्ष रह पाएगा। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के जयकुमार इस डर को बहुत सटीक तरीके से बयां करते हैं। उनका मानना है कि इन सुधारों के पीछे असल मंशा एक राष्ट्र एक शिक्षा की है, जो शायद हमारे देश की विविधता और संस्थाओं की स्वायत्तता का कीमत पर आएगी। विशेषज्ञों की चिंताएं एक नहीं कई हैं। डर है कि फंडिंग में राजनीतिक दखलंदाजी बढ़ेगी, संस्थानों की एकेडमिक आज़ादी छिन जाएगी, सरकारी यूनिवर्सिटीज कमज़ोर पड़ेंगी और प्राइवेट के मुकाबले पिछड़ जाएंगी। शिक्षा इतनी महंगी हो सकती है कि आम इंसान की पहुंच से ही बाहर हो जाए, और ये भी कि केंद्र की नीतियां हमारे फेडरल सिस्टम में राज्यों के अधिकारों को नज़रअंदाज कर देंगी। तो कुल मिलाकर आज भारत की हायर एजुकेशन एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहां से जाने वाला हर रास्ता इसके भविष्य को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। ये पूरा संकट कुछ बुनियादी और अनसुलझे सवालों का नतीजा है। हमें क्वालिटी और क्वांटिटी के बीच एक संतुलन खोजना होगा। हमें तय करना होगा कि संस्थानों को आज़ादी दी जाए या उन पर सरकारी नियंत्रण रखा जाए। पब्लिक फंडिंग और प्राइवेटाइजेशन के बीच सही रास्ता चुनना होगा। और सबसे जरूरी, केंद्रीकरण और राज्यों के अधिकारों के बीच की इस खींचतान को सुलझाना होगा। और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, अपना भविष्य गढ़ने के लिए भारत को शिक्षा पर अपनी पकड़ मजबूत करनी चाहिए या उसे अपने दम पर फलने फूलने के लिए आजाद छोड़ देना चाहिए? जवाब चाहे जो भी हो, वो आने वाली पीढ़ियों का मुकद्दर तय करेगा।